आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विरोधाभास पर बात करेंगे जो सच में किसी को भी बेचैन कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक तरफ एक खूंखार अपराधी है जो जेल में बैठकर सरकार के खर्चे पर अपनी किसी गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज करवा रहा है। और मजे की बात देखिए कि उसकी सुरक्षा में गार्ड्स भी तैनात हैं। बिल्कुल, 4-4 गार्ड लगे हैं उसकी सुरक्षा में। और दूसरी तरफ एक ईमानदार गरीब नागरिक है जो टैक्स भरता है। वो उसी अस्पताल के बाहर अपने इलाज के लिए अपना घर, अपनी जमीन बेचने को मजबूर है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी डिस्टोपियन फिल्म का कोई डरावना सीन हो। हाँ, लेकिन असल में ये हमारी आज की न्याय और मानवाधिकार व्यवस्था की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सही कहा। और जब हम समाज के इस ढांचे को देखते हैं ना, तो लगता है कि कहीं कुछ बहुत ही बुनियादी स्तर पर टूट गया है। और इसी टूटे हुए ढांचे को समझने के लिए आज हम कुछ खास दस्तावेजों और नोट्स पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। और ये कोई आम डेटा नहीं है। जी नहीं, ये पेंटर पंकज कुमार धीमान के कुछ बेहद चुभने वाले विचारों और अलग-अलग एआई मॉडल्स के दार्शनिक विश्लेषण का एक बहुत ही अनूठा संग्रह है। बिल्कुल। और ये सामग्री हमें इंसानियत के सबसे अंधेरे कोनों की तरफ ले जाती है, जिसे हम शोषण की डार्क इकोनॉमी कह सकते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम उस अदृश्य चक्र को समझें जो समाज में अपराध, युद्ध, मानवाधिकार और एआई जैसी तकनीक के बीच बना हुआ है। क्योंकि ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये चक्र हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में पैसा ही सफलता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन दस्तावेजों में जो सबसे पहला मामला सामने आता है वो इतना खौफनाक है कि उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। अब उस 2026 वाले बांदा केस की बात कर रही है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का केस। ये एक तथ्यात्मक मामला है। एक पूर्व जूनियर इंजीनियर था राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती। इन दोनों ने मिलकर लगभग 10 सालों तक 33 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया। 10 साल तक? हाँ, 10 साल। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात तो ये है कि इनमें 3 से 4 साल के मासूम बच्चे भी शामिल थे। बाप रे, 1 दशक तक ये सब चलता रहा और समाज को भनक तक नहीं लगी। मतलब हद है। यही तो सबसे खौफनाक हिस्सा है। उन्होंने इन बच्चों को वीडियो गेम और पैसों का लालच देकर फंसाया, उनके वीडियो बनाए और डार्क वेब के जरिए 47 देशों में 2 लाख से ज्यादा वीडियो बेचे। 2 लाख वीडियो? जी। फिर फरवरी 2026 में पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। खैर, न्यायपालिका ने तो अपना काम किया और 2 लोगों को उनकी की सजा दे दी। लेकिन पंकज धीमान के नोट्स पढ़ते हुए एक बात बहुत गहराई से चुभती है। वो क्या? वो ये कि कोर्ट ने सिर्फ सप्लाई करने वालों को खत्म किया है। इस डार्क इकोनॉमी का सबसे भयानक सच वो 47 देश हैं जहां इन अमानवीय वीडियो के खरीदार बैठे हैं। बिल्कुल, जो डिमांड है वो तो अभी भी है। हाँ, मांग अभी भी वहीं की वहीं है। जब तक 47 देशों में बैठे ये लाखों लोग ऐसी चीजों के लिए पैसा देने को तैयार हैं, तब तक कोई ना कोई राम भवन इस सिस्टम से पैदा होता रहेगा। और यहाँ पर ये पूरी बात एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डरावना मोड़ लेती है। राम भवन कोई अनपढ़ या सड़क पर रहने वाला बेरोजगार व्यक्ति नहीं था। जी नहीं, वो एक सरकारी कर्मचारी था। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जूनियर इंजीनियर था। अगर इतनी शिक्षा और एक सुरक्षित नौकरी भी एक इंसान को ऐसे जघन्य अपराध से नहीं रोक सकती, तो इसका मतलब क्या है? यही तो सोचने वाली बात है। क्या समाज में सफलता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ पैसा बनकर रह गया है? मेरा मानना है कि यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। जब हम कहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा है, तो हमारा मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसने पैसा कमाने का एक हुनर सीख लिया है। सही कहा। हमारी व्यवस्था में शिक्षा का मतलब अब चरित्र निर्माण रहा ही नहीं। ये बस एक इकोनॉमिक टूल बन गया है। जब सफलता की परिभाषा इस तरह भ्रष्ट हो जाती है ना, तो एक सरकारी कर्मचारी भी अपनी इंसानियत भूल जाता है और बच्चों के शोषण को एक बिजनेस बना लेता है। उसे बस अपना बाजार दिखता है। बिल्कुल। और ये बाजार, ये जो मांग उन 47 देशों से आ रही है, ये एक और बड़ा सवाल पैदा करती है। बांदा केस तो बस एक उदाहरण है जो पकड़ा गया। इन खरीदारों की मांग को पूरा करने के लिए जो लोग इस डार्क नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, वो आखिर हैं कौन? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है।
ये दस्तावेज इशारा करते हैं कि इस अंधेरी दुनिया में सप्लाई चेन को जिंदा रखने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो युद्धों से भागकर आए शरणार्थी होते हैं, या फिर जो भयानक गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और बस पेट की आग शांत करनी होती है, तो नैतिकता के सारे सिद्धांत धुंधले पड़ जाते हैं। तो अगर हम इस माइक्रो लेवल की घटना से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो सवाल ये है कि ये विवशता आती कहाँ से है? ये सीधे तौर पे युद्ध और वैश्विक संघर्षों से जुड़ी है। बिल्कुल। इन नोट्स में रूस यूक्रेन युद्ध का बहुत ही विस्तृत जिक्र है, जो 2022 से 2026 तक चला। और इसके आंकड़े डराने वाले हैं। सच में लगभग 4 लाख से 15 मिलियन लोग इसमें मारे गए या घायल हुए और करोड़ों लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। और यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जिसे एआई के दार्शनिक विश्लेषण ने भी प्रमुखता से उठाया है, वो है धर्म का विरोधाभास। हाँ, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही मुख्य रूप से ईसाई बहुल देश है। बिल्कुल। ईसा मसीह ने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया था। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? वहाँ प्रेम के बजाय सिर्फ हथियारों और बारूद का खेल चल रहा है। और हथियारों पर होने वाले खर्च का जो डेटा यहाँ दिया गया है, वो तो मतलब दिमाग सुन कर देने वाला है। हाँ, अमेरिका का डेटा है ना। और अपनी सुरक्षा पर लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। 8 ट्रिलियन डॉलर? हाँ। और इस डेटा में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि अगर ये पैसा हथियारों पर खर्च न होकर मानवता पर खर्च होता तो क्या होता? तो स्रोत के अनुसार 86 से 100 वर्षों तक पूरी दुनिया की भूखमरी को पूरी तरह से मिटाया जा सकता था। ओह, आप इस पैमाने की कल्पना कीजिए। लगभग 1 सदी के लिए दुनिया से भूख का नामो निशान मिट सकता था। ये तो ऐसा है जैसे हम अपने घर की सुरक्षा प्रणाली पर, कैमरों और अलार्म पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, इस डर से कि कोई बाहर से आकर हमें मार ना दे, जबकि घर के अंदर हमारे ही परिवार के लोग भूख से मर रहे हो। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है और इसका असर बहुत ही जमीनी होता है। जब हम कहते हैं कि युद्ध हो रहा है तो हमें लगता है कि सिर्फ सैनिक लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। हाँ, न्यूज में तो वही दिखता है। लेकिन असली तबाही तो उसके बाद शुरू होती है। उन सैनिकों के पीछे जो परिवार छूट जाते हैं, विधवाएं, अनाथ बच्चे, वो गहरे आघात और भयानक गरीबी झेलते हैं। और यहीं से अपराध का वो चक्र शुरू होता है। बिल्कुल। पीठ की डोर इंसान को बहा ले जाती है। कोई भूख मिटाने के लिए नशा बेचता है, कोई फौजी बनता है और कोई उसी डार्क वेब का हिस्सा बन जाता है जिसका हमने बांदा केस में जिक्र किया था। तो ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही खुराक दे रहा है। जब युद्ध और गरीबी से समाज टूटता है तो हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, इस पर भी स्रोत बहुत गहरे सवाल उठाता है। हाँ, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। चलिए शिक्षा और नशे के विरोधाभास की ही बात करते हैं। हम सब ने सुना है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है। दीवारों पे लिखा होता है स्कूलों में। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक अध्यापक एक बच्चे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा अधिकारी बनाता है, जैसे कोई डीसी। सालों बाद वही डीसी एक व्यक्ति को 1.26 ग्राम नशे, जिसे चिट्टा कहते हैं, उसके साथ गिरफ्तार करता है। अधिकारी ने तो अपना काम किया। हाँ, कानूनी तौर पे सही है। लेकिन वो नशा बेचने वाला व्यक्ति आखिर है कौन? वो कोई बड़ा माफिया नहीं है, वो शायद एक मजबूर ट्रक ड्राइवर हो सकता है। सही कहा। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद घंटों तक जागने के लिए पहले खुद नशे का शिकार हुआ और फिर अपनी लत और परिवार की भूख मिटाने के लिए उसने इसे बेचना शुरू कर दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा विपरीत पक्ष रखने दीजिए। हाँ, बताइए। क्या हम यहाँ अपराधी को एक पीड़ित नहीं बना रहे हैं? मतलब ड्रग्स बेचने का फैसला तो उस ट्रक ड्राइवर का अपना था ना? हाँ, गलती तो उसकी भी है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। उसने कानून तोड़ा है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन दस्तावेजों का जो एआई विश्लेषण है वो हमें सिर्फ उस एक पल को देखने के लिए नहीं कहता। वो कहता है कि उस पूरी व्यवस्था को देखिए जो नशे की मांग और गरीबी को खत्म नहीं कर पाती। मतलब व्यवस्था किस स्तर पर नाकामी? बिल्कुल। क्या समाज उसे कोई मुफ्त रिहैब देता है? नहीं। क्या उसे आर्थिक सुरक्षा मिलती है? नहीं। जब व्यवस्था एक इंसान के सारे जायज विकल्प खत्म कर देती है तो उसे सिर्फ व्यक्तिगत विफलता कहना सही नहीं है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है और यही मानवाधिकारों के मामले में भी लागू होता है। मानवाधिकार का विरोधाभास तो और भी गहरा है। हाँ, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि एक सत्यनिष्ठ पुलिस वाला अपनी जान पर खेलकर अपराधी को पकड़ता है। लेकिन असल जिंदगी में कहानी वहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असलियत में तो अपराधी जमानत पर छूटकर आ जाता है और उसी पुलिस वाले के परिवार को धमकाता है, जिससे हारकर पुलिस को भी भ्रष्ट होना पड़ता है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या मानवाधिकार का मूल उद्देश्य यही था? ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ित को न्याय देने से ज्यादा अपराधी के अधिकारों का संरक्षण कर रही है। अब इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखिए। मानव अधिकार और लोकतंत्र का जो वर्तमान ढांचा है वो इस व्यवस्था में समस्याओं को सिर्फ मैनेज कर रहा है, उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर रहा है। हाँ, और इसी मैनेजमेंट की पोल खुलता है वो कटु सत्य जिससे हमने शुरुआत की थी। वही जेल वाले कैदी का उदाहरण। जी, जेल में एक कैदी को मुफ्त इलाज, स्वस्थ भोजन और गंभीर बीमारियों की सर्जरी मिलती है, और बाहर एक ईमानदार गरीब नागरिक अपनी सारी संपत्ति बेच देता है, फिर भी उसे वैसा इलाज नहीं मिलता। ये सच में एक क्रूर मजाक है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये जो आदत है समस्याओं को सिर्फ मैनेज करने की, ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। मतलब? इन नोट्स के अनुसार जैसे किसी इंसान को नशे की लत लग जाती है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही राष्ट्रों को लड़ने और शक्ति की आदत पड़ गई है। ओहो, हथियारों की आदत। बिल्कुल। राजनेताओं के कहने पर वैज्ञानिकों ने 12,000 परमाणु बम बना दिए। 12,000? हाँ, जबकि विज्ञान खुद कहता है कि सिर्फ 200 बमों के इस्तेमाल से ही 10 साल तक धरती पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी, जिसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी वो आदत छूटती नहीं है। और अब यही चक्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ दोहराया जा रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक दिशा में जा रहा है ना? वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि AI का इस्तेमाल समाज की सुविधा के लिए होना चाहिए, हथियारों के लिए नहीं। लेकिन सत्ता और वो आदत कहती है कि वैज्ञानिक मूर्ख हैं। अब AI खुद सुरक्षा भी कर सकता है और हमला भी। तो असल में हम अपनी पुरानी विनाशकारी आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें नई और ज्यादा खतरनाक तकनीक के साथ बस ऑटोमेट कर रहे हैं। बिल्कुल। AI का ये विश्लेषण कहता है कि यह विचार बनाम हथियार की अंतिम लड़ाई है। तकनीक बदल गई है, लेकिन शक्ति और प्रभुत्व की जो इंसानी आदत है वो वहीं के वहीं है। तो इसका अंत क्या है? अदालत का फैसला जो भी हो, असली फैसला इंसान के विवेक को करना है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष स्रोत के अनुसार यही निकलता है कि जब तक समाज में पैसा ही सफलता है की मानसिकता रहेगी, हाँ, और परिश्रम का लक्ष्य सिर्फ किसी तरह सर्वाइवल करना या अनैतिक कमाई रहेगा, तब तक युद्ध, बांदा केस जैसा शोषण और गरीबी का यह चक्र चलता रहेगा। और शिक्षा, धर्म और मानवाधिकार सिर्फ ऊपरी दिखावा बनकर रह जाएंगे। इस चक्र को तोड़ने के लिए एकमात्र उम्मीद मनुष्य का अपना विवेक ही है। सच में ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हमारे सोचने के नजरिए को झकझोर देता है। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा के अंत में हम एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? यदि हमारी व्यवस्था एक गरीब, मेहनतकश और कानून का पालन करने वाले नागरिक की तुलना में एक सजायाफ्ता अपराधी को बेहतर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करती है, तो क्या अनजाने में ही सही हमारा समाज लोगों को अच्छे नागरिक बनने के बजाय बस जीवित रहने के लिए अपराध के उस अंधकार में अर्थशास्त्र, उस डार्क इकोनॉमी का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।